नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और स्वागत है आपका मैक्रो कैफे पर। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में आज एक अनोखी हलचल है। हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में इतने बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। डॉलर की डोमिनेंस देखो तो वो खतरे में है। बड़े बड़े देश अपने ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरीज बेच रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स, हाँ वही सेंट्रल बैंक्स, आज गोल्ड की खरीदारी में इतना पागल हो गए हैं कि हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो क्या ये दुनिया में आने वाली किसी बड़ी फाइनेंशियल तबाही का इशारा है? क्या हम सबको गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन मेटल्स में अपना पैसा डाल देना चाहिए? ये सवाल आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस फाइनेंशियल केओस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच एक ऐसा मेटल है जिसके दाम आग लगा रहे हैं और इसकी वजह ना तो डॉलर की गिरावट है, ना ही कोई स्पेक्युलेटिव बबल और ना ही सेंट्रल बैंक्स की कोई खरीदारी, बल्कि इसके पीछे जो कारण है वो इतना गहरा है, इतना फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल है कि उसके आगे ये सारी बातें छोटी लगने लगती हैं। ये एक ऐसा रेड गोल्ड है दोस्तों जिसकी कीमत सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि वो हमारी मॉडर्न दुनिया की, हमारे फ्यूचर की बुनियाद बना रही है। गेस कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉपर की। 2025 इस मेटल के लिए शानदार रहा है। प्राइस 40% से बढ़े हैं। तो अगर आपने 2025 के शुरू में कॉपर खरीदा होता तो आपका पैसा साल के आखिरी तक ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता। तो चलिए आज मैक्रो कैफे पर इस रेड गोल्ड की मैक्रो कहानी को थोड़ा इजी तरीके से लेकिन बहुत ही गहराई से समझते हैं। तो तैयार हैं आप ये जानने के लिए कि क्यों कॉपर के दाम शायद कभी नीचे नहीं आएंगे? देखिए, आपके हाथ में जो फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में जो लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, आपकी गाड़ी और तो और जो इंटरनेट और एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, हर जगह कॉपर है। ये एक ऐसा मेटल है जिसके बिना हमारी मॉडर्न जिंदगी बस अधूरी नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक कमर्शियल कमोडिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मटेरियल बन चुका है और आज इसकी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में बहुत बड़ी हलचल मच गई है कि कॉपर में आगे क्या होगा। तो अब बात करते हैं इसकी इन्वेंट्रीज की। लंदन मेटल एक्सचेंज क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज है जहां कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर जैसे मेटल्स की ट्रेडिंग होती है और इसके प्राइसेस दुनिया में चल रहे प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, एलएमई में इन्वेंट्री ऑलमोस्ट हाफ हो गई, मतलब 46% से डिक्लाइन हुई। इसका मतलब फिजिकल कॉपर की अवेलेबिलिटी कम है। वही शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में इन्वेंट्री 159% से बढ़ गई। तो ये डिसलोकेशन क्यों? देखो, चाइना हमेशा से सबसे बड़ा कॉपर इंपोर्टर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक तो 2009 से 2014 के बीच में शंघाई में ग्लोबल स्टॉक का 4% से 38% तक इंक्रीज हुआ। ये डिफरेंसेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि चाइना जैसे बड़े इंपोर्टर्स अपने स्टॉक बढ़ाते हैं और सिमिलरली एट द सेम टाइम अपने एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ये मार्केट में बड़े डिसलोकेशन का सिग्नल है। ये ट्रूली स्ट्रक्चरल शिफ्ट है दोस्तों जिसके इंप्लीकेशंस सालों साल हमें फील होंगे। तो पहले बात करते हैं डिमांड की, यानी कॉपर की जरूरत इतनी क्यों बढ़ गई। इसके तीन बड़े और बहुत ही पावरफुल ड्राइवर्स हैं जो हमारे फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। देखो, पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल छोड़कर क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और ये मूव कंप्लीटली कॉपर डिपेंडेंट है। पहला देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 किलो कॉपर होता है, लेकिन पता है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कितना होता है? 80 से 100 किलो कॉपर, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा। सोचो, अगर 2030 तक ग्लोबल व्हीकल सेल्स का 40 से 50% ईवी से आता है तो कितना एक्स्ट्रा कॉपर चाहिए होगा? सिर्फ ईवी से 2.5 से 3.5 मिलियन टन एडिशनल कॉपर डिमांड हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी देखो, सोलर पैनल्स और विंड ट्यूरबाइंस, ये हमारी ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर है। हर गीगावाट सोलर एनर्जी को 4 से 5 टन कॉपर चाहिए होता है और हर गीगावाट विंड एनर्जी को 8 से 10 टन। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सिटी से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अपग्रेड हो रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कॉपर इंटेंसिव हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है तो ग्रिड एक्सपेंशन होगा, तो कॉपर और ज्यादा डिमांड होगा। और इसके जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ये रुकेंगे नहीं सिर्फ इसलिए कि कॉपर महंगा हो गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट डिमांड का ड्राइवर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ग्लोबल लेवल्स पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। भारत में भी देखोगे रोड्स, ब्रिजेस और नई सिटीज बन रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कॉपर की खूब ज्यादा जरूरत पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है टेक्नोलॉजी का कमाल, एआई और डेटा सेंटर्स। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह बात हो रही है, चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, सब कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे क्या है? एक मैसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे ये सभी एआई मॉडल्स चलते हैं, यानी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉपर इंटेंसिव है। एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर में माइल्स और माइल्स की कॉपर वायरिंग लगती है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बैकअप जनरेटर्स और कूलिंग सिस्टम्स, क्योंकि कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी में बेस्ट है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि डेटा सेंटर में कॉपर डिमांड करंट 1 मिलियन टन पर ईयर से बढ़ के 2 से 3 मिलियन टन तक जा सकती है 2030 तक। और पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट भी एडिशनल 1 से 2 मिलियन टन पर ईयर डिमांड कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड 2035 तक 28 से 32 मिलियन टन तक पहुंच सकती है आज के 25 से 26 मिलियन टन से। मतलब ये 25 से 30% का इंक्रीज है। तो डिमांड तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, ये हमने देख लिया। लेकिन क्या जमीन के नीचे से सप्लाई भी उतनी तेजी से निकल रही है? बिल्कुल भी नहीं। और यही है असली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दोस्तों। यही वो मिसिंग पीस है जो हमें समझना है। तो पहला सप्लाई का प्रॉब्लम है द जियोलॉजी प्रॉब्लम। क्यों हम और कॉपर नहीं खोद सकते? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई प्राइस बढ़ गया है तो माइनिंग कंपनीज जो हैं वो पैसा कमा रही हैं, तो अब तो नए माइंस बना लेंगे ना। सिंपल है, काफी लॉजिकल है, लेकिन रियलिटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉपर माइनिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये हर साल और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहली बात समझो ओर ग्रेड का कॉन्सेप्ट। जब आप जमीन से कॉपर निकालते हो तो आपको प्योर कॉपर नहीं मिलता, रॉक मिलता है जिसमें थोड़ा कॉपर होता है, जिसे ओर कहते हैं। 1990s में एवरेज ओर ग्रेड अच्छा था, मतलब कम रॉक प्रोसेस करके ज्यादा कॉपर मिलता था। पर अब सिचुएशन ये है कि एवरेज ओर ग्रेड जो है वो 40% से ज्यादा गिर गया है कंपेयर टू 1990s। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ कॉपर निकालने के लिए आपको ऑलमोस्ट डबल रॉक डिग करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर रिफाइन करना पड़ेगा। बड़े बड़े माइंस जैसे चिली का एस्कॉन्डिडा है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर माइन है, और चिक्वी कमाटा है, और यूएसए का बिंगम कैनियन है, ये सब डिक्लाइनिंग ग्रेड्स फेस कर रहे हैं। इवन ग्रासबर्ग माइन में भी आउटपुट प्रीवियस पीक लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ है लंबा इंतजार। एक नए वर्ल्ड क्लास कॉपर माइन डेवलप करने में पता है आपको कितना टाइम लगता है? मिनिमम 7 से 10 साल लगते हैं बेस्ट केस सिनेरियो में, और रियलिस्टिक टाइमलाइन 15 से 20 साल तक जाती है। टीयर 1 प्रोजेक्ट्स जो मेन कॉपर माइंस है वो कम हो चुकी हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कमोआ काकुला और क्वेला वेको, ये प्रोडक्शन में है पर रेजोल्यूशन अभी डेवलप नहीं हुई, और इनकी असली प्रोडक्शन लेट 2020s में स्टार्ट होगी। कॉपर माइंस खोलने की अलग एक सरदर्दी है, बिकॉज इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। एक टिपिकल माइन 3 से 5 बिलियन डॉलर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है। दूसरी सप्लाई प्रॉब्लम है दोस्तों प्रकृति और नियम। कॉपर माइनिंग वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं वो डेजर्ट रीजन्स में हैं, जैसे चिली का आटाकामा डेजर्ट, जहां पानी की स्कैर्सिटी है। तो इधर कंपनीज को क्या करना पड़ता है? कंपनीज को डीसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, मतलब समुंदर का पानी फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है इस प्लांट के जरिए, जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। इसके साथ साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत टफ हो गया है। पेरू में कई प्रॉमिसिंग ऐसे कॉपर माइंस हैं जो सालों से इसलिए स्टक हैं क्योंकि लोकल कम्युनिटीज अपोज कर रही हैं। एंड इवन चिली में बीएचपी के एस्कॉन्डिडा माइन को एनवायरमेंटल डैमेजेस के चलते हुए $93 मिलियन रिपेयर बिल में देना पड़ा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सप्लाई का, जो इसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है, वो है जियो पॉलिटिकल झटके और यूएसए का टैरिफ का ड्रामा। कॉपर अब दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। इसमें देखो चाइना का एक मास्टर प्लान था। चाइना ने सिस्टमैटिकली ग्लोबल कॉपर एसेट में इन्वेस्ट किया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में माइंस खरीदे और प्रोसेसिंग कैपेसिटी डोमेस्टिकली बढ़ाई। उनका अप्रोच ये था वर्टिकल इंटीग्रेशन का, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर रिफाइंड प्रोडक्ट तक सप्लाई चेन को कंट्रोल करो। इसके साथ साथ अमेरिका की जागरूकता देखो। अब यूएस में हिस्टोरिकली कॉपर माइनिंग कम हुई,
पर अब सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यूएस गवर्नमेंट डोमेस्टिक कॉपर प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने पर जोर दे रही है। एरिजोना और नेवाडा में जो माइंस बंद थी उनको रीओपन करने की बात हो रही है। एंड इवन यूरोप ने भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट पास किया है जिसमें कॉपर को स्ट्रेटेजिक मटेरियल डिजिग्नेट किया गया है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली यूएसए का टैरिफ ड्रामा चला जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई। तो आखिर हुआ क्या? 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 232 रिव्यू अनाउंस किया कॉपर पे। इसका सीधा मतलब था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लग सकते हैं, जिसने मार्केट में बड़ी ही अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। जुलाई में अचानक 50% टैरिफ अनाउंस हो गया। ट्रेडर्स ने यह सोचा कि ये रिफाइंड कॉपर पे टैरिफ लगेगा तो यूएस में कॉपर महंगा होगा, इसलिए लोग एग्रेसिवली कॉपर यूएस में इंपोर्ट करने लगे। कॉमेक्स वेयर हाउसेज में इन्वेंट्रीज मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक 2364% से बढ़ गई, जो 24 गुना ज्यादा था। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड था। लेकिन फिर जुलाई एंड में क्लैरिटी आई कि रिफाइंड कॉपर टैरिफ से एग्जेम्प्ट है। टैरिफ सिर्फ सेमी फिनिश प्रोडक्ट पे लगेगा। इससे कॉमेक्स प्रीमियम जो थे वो कोलैप्स हो गए, पर जो इन्वेंट्री यूएस में आ चुकी थी वो वेयर हाउसेज में पड़ी है और जून 2026 में रिव्यू होने वाला है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। ये पूरा एपिसोड दोस्तों ये दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल डिसीजंस सप्लाई चेन्स को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि सप्लाई कितनी शॉर्टेज में है। चाइना में चल रहा है नेगेटिव स्मेल्टर फीस। देखो, स्मेल्टर प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो एक तरह की ऐसी फीस होती है जो माइनर्स स्मेल्टर्स को रॉ कॉन्सेंट्रेट प्रोसेस करने के लिए देते हैं। जब ये फीस नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है कि स्मेल्टर्स को इतनी शॉर्टेज है कि वो माइनर्स को पैसा दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेट प्रोसेस करने के लिए। ये स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्ट्रेस और रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज को दर्शाता है। जब फीस नेगेटिव होती है तो स्मेल्टर्स के पास भी इंसेंटिव कम हो जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने का, जिसकी वजह से रिफाइंड कॉपर सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है और मार्केट में शॉर्टेज बढ़ती है। और ये अभी चाइना में चल रहा है और जो देखने को मिल रहा है जो ये दिखाता है कि अभी सप्लाई कितनी शॉर्ट में है। तो दोस्तों यहां एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉइंट समझना है कि ये कॉपर के दाम सिर्फ स्पेक्यूलेशन की वजह से नहीं बढ़ रहे। अगर ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन होती तो प्राइस बढ़ने पर लोग इसका यूज कम कर देते, डिमांड गिर जाती। लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जरूरत है, इसकी इन इलास्टिक डिमांड है। देखो, कॉपर एक नेसेसरी इंडस्ट्रियल इनपुट है। अगर आप एक डेटा सेंटर बना रहे हो तो आपको कॉपर वायरिंग चाहिए ही चाहिए। प्राइसिंग अगर $10,000 पर टन हो या फिर $15,000 पर टन हो, इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जो सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे सके। सिल्वर है, पर इसका जो प्राइस है वो 70 से 80 गुना ज्यादा है। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 37% कम है कॉपर से, इसीलिए हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में कॉपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब देखो, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज का जब प्राइस बदलने पर उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ने पर लोग खरीदना कम कर देते हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स। लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ने पर भी लोग उसको खरीदना बंद नहीं करते, जैसे जरूरी चीजें हैं और इस केस में कॉपर, जिसका कोई वायबल सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा रीजन देखो, स्विचिंग कॉस्ट। अगर कोई कंपनी ये डिसाइड करे कि हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट रीडिजाइन करना पड़ेगा, केबल ज्यादा मोटी बनानी पड़ेंगी, वेट बढ़ेगा और कनेक्शन अलग टाइप का चाहिए होगा। ये सब एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब तक प्राइसेस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचते, स्विचिंग इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कॉपर की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम है, शायद -0.1 से लेके -0.2। मतलब अगर प्राइस 10% से बढ़ता है तो डिमांड सिर्फ 1 से 2% कम होती है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइस प्रिडिक्शन पे, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। तो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर जो कमोडिटी एनालाइज करते हैं जैसे CRU, उनकी बेसलाइन प्रोजेक्शन ये है कि ये 20% से बढ़ेगा। लेकिन हाईली पॉजिटिव साइड है कि इसमें 50% से तेजी आ सकती है। यानी आज के स्पॉट प्राइस से जो $13,000 पर टन पे चल रहा है, उससे ये 18 से $20,000 पर टन तक जा सकता है। कॉपर में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये याद रखा जाए कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी है या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है।
इसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये डायरेक्ट वे है कॉपर प्राइस पर बेट करने का। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, या फिर फिजिकल कॉपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करा जाए, तो मैक्रो कैफे आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाएगा जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में #फाइनेंस लिखो और अगर 1000 कमेंट्स आते हैं तो इस पे डिटेल्ड एनालिसिस हम आप तक लेके आएंगे। तो दोस्तों, कॉपर की ये कहानी हमें बताती है कि हमारी मॉडर्न लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और फिजिकल रिसोर्सेज कितने क्रिटिकल हैं। अगले कुछ साल चैलेंजिंग होंगे, प्राइसेस वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली मार्केट एक नए बैलेंस पर आएगी जहां कॉपर का एफिशिएंट यूज होगा, रिसाइकलिंग बढ़ेगी और शायद नए ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे। ये क्राइसिस हमें प्लानिंग, फोरसाइट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की इंपॉर्टेंस भी दिखाती है। कॉपर का ये रेड गोल्ड टाइटल अब सिर्फ मेटाफोर नहीं, ये सच्चाई बन चुका है, बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड रन्स ऑन कॉपर और ये सिंपल ट्रूथ अब सबको रियलाइज हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव, एंगेजिंग लगी होगी और पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टली। जय हिंद।